हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम लोग BRL 101 ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग का गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। गेस्ट पेपर में बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन आज हम लोग लेकर आए हैं, और वो भी लाइन टू लाइन है। बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, जिसको आप पढ़ करके आप बना के लिख सकते हो। फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ है। सिर्फ एक ही PDF पढ़नी है। सिर्फ 18 पेजेस हैं जिसके अंदर। और आज जो है हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये आपके क्वेश्चन आपके 2025 के अंदर आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं, चाहे आप जून अटेम्प्ट से हैं, चाहे आप दिसंबर अटेम्प्ट के हैं। यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, यही क्वेश्चन दिखेंगे। घुमा फिरा के टॉपिक को कैच कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही बहुत ही रीजनेबल से प्राइसेस पे आपको मिलते हैं। और इसका भी कॉम्बो चल रहा है, जो कि गेस्ट पेपर प्लस नोट्स, यानी कि किताब उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रीवियस पेपर देखने की जरूरत नहीं है, गूगल पे जा जाके प्रीवियस पेपर ढूंढना, कौन सा क्वेश्चन आया था, वो सारी मेहनत करने का मतलब वो जितना ज्यादा टाइम वेस्ट आपका होने वाला है वो सारा बच जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 18 पेजेस की PDF को देखना है और पढ़ना है, और आपका सारा काम इसी के अंदर हो जाएगा। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो यही एकमात्र सोल्यूशन है आपका क्वेश्चन और सोल्यूशन। ठीक है, तो ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग BRL 101। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द रिटेलर। वैसे इसका वन शॉट सिलेबस वाला करा दिया, वो भी देख लेना। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको सिर्फ 1 घंटे पहले तैयारी करनी है तो बस वो यही पढ़ लो। रिटेलिंग का मतलब क्या होता है? रिटेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर फॉर द पर्सनल यूज और हाउस होल्ड यूज। रिटेलिंग क्या होता है? रिटेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सेलिंग प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को देते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ताकि कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर अपने घरेलू चीजों के लिए यूज कर सके। ठीक है, हाउस होल्ड यूज है, घर के लिए यूज करे, पर्सनल यूज के लिए यूज करे, तो उसको रिटेलिंग बोलते हैं। और ये एक फाइनल स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। क्योंकि फाइनल स्टेप इसलिए क्योंकि कंज्यूमर जब सामान ले लेगा उसके बाद ये चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लास्ट होता है, where product are sold to end user through various channels such as physical store, online platform और direct sale। कोई भी प्रोडक्ट अगर बिकना होता है तो वो किसके द्वारा बिकता है? यानी कि किसी भी चैनल के द्वारा बिकता है, और वो या तो फिजिकल स्टोर पे मिलता है, या तो आपको दुकान पे जाके लेना है, या घर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेना है, या फिर आप डायरेक्ट सेल्स जैसे लोग करते हैं, वो सेलमैन आके बेचते हैं, वो तरीका है। तो 3 तरीके हैं रिटेलिंग के। इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला रिटेलिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। रिटेलिंग बोले तो जो भी हम सामान बेच रहे हैं, यानी कि सामान जो है बिक रहा है, ठीक है, सामान सेल हो रहा है, ठीक है, सामान प्रोडक्ट सेल हो रहा है, सर्विस दी जा रही है कंज्यूमर को, तो वही रिटेलिंग है। तो उससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। क्योंकि अगर आज मैं बिजनेस करती हूँ या मैं कोई सामान या कोई सर्विस को सेल करती हूँ, तो मुझे आगे पर्सन चाहिए काम करवाने के लिए, ठीक है, सेल पर्सन चाहिए। तो उनको क्या मैंने काम दिया, तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टार्ट हो गया। दूसरा आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि पैसा आएगा, ठीक है, ऑल ओवर हमारी कंट्री में ही हमारी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो ग्रोथ, एंड GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। कन्वीनियंस है, रिटेलिंग प्रोवाइड्स कंज्यूमर विद कन्वीनियंट एक्सेस टू प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये काफी कन्वीनियंट होता है, ठीक है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मस्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। रिटेलिंग प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग कस्टमर सर्विसेज थ्रू प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड आफ्टर सेल्स सपोर्ट। यानी किसी भी पर्सन ने, किसी भी कस्टमर ने अगर सामान को, प्रोडक्ट को लिया है, उसके लिए पहले तो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, फिर उसको कौन सी क्वांटिटी चाहिए वो उसको मिल जाती है, फिर सामान लेने के बाद उसके बाद उसको सेल की जो सपोर्ट मिलती है वो भी कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में आता है, जो कस्टमर को बिल्कुल सेटिस्फाई कर देता है। फंक्शन ऑफ अ रिटेलर, रिटेलर के फंक्शंस क्या हैं? रिटेलर का काम क्या है? रिटेलर वही दुकानदार समझो इसको, जो कि सामान को बेच रहा है छोटे छोटे यूनिट्स में, ठीक है। आपको पेंसिल चाहिए, आप स्टेशनरी की छोटी सी रिटेलर की शॉप पे जाते हो और वहां जाके खरीद लेते हो। बाइंग एंड असेंबलिंग होता है, रिटेलर परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर। रिटेलर किससे सामान लेकर आता है? मैन्युफैक्चर या होलसेलर से लेकर आता है, और फिर उसको आगे बेचता है। यानी कि वो बल्क में सामान लाता है और आगे एक एक क्वांटिटी करके बेचता है। कौन? रिटेलर। जैसे कि आप इसको इस प्रकार से समझो कि कोई किसी की स्टेशनरी की शॉप है और वो 12 पैकेट का, मान लो कि मैं एग्जांपल लेती हूँ व्हाइट बोर्ड इंक की, उसका जो एक डब्बा आता है प्रॉपर, जिसमें 12 सेट होते हैं, तो वो सस्ते रेट पे लेकर आया होलसेलर से, और वही एक एक करके वो बेच रहा है, तो वो रिटेलर है। स्टोरेज एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें स्टोरेज तो चाहिए होता है, सामान को रखेगा, इन्वेंट्री को मैनेज भी करेगा। कौन? रिटेलर। डिस्प्ले एंड मर्चेंडाइजिंग, रिटेलर डिस्प्ले प्रोडक्ट अट्रैक्टिवली, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या करता है?
एक्टिवली तरीके से प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है, इस तरीके से दर्शाता है अपने प्रोडक्ट को, डिस्प्ले करता है, ताकि शॉपिंग का जो इन्वायरमेंट है, जो शॉपिंग का जो वातावरण है वो क्रिएट हो पाए, ठीक है, इनवाइट कर सके कि लोगों को आओ और देखो ये प्रोडक्ट कितना अच्छा लग रहा है, फिर लो, ठीक है। तो इस तरीके से सजा के रखना होता है सामान। आप जैसे किसी भी स्टेशनरी की शॉप का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप कोई गिफ्ट्स लेने हैं उसका एग्जांपल ले सकते हो। तो वहां पे आपने देखा होगा किस तरीके से प्रॉपर एक जो है सेटअप हुआ होता है, ठीक है। प्राइसिंग, रिटेलर सेट प्राइस फॉर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, कंपटीशन, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ही वो प्राइस को सेट करता है, ठीक है। और एक एक क्वांटिटी बेचनी होती है तो उसमें प्रॉफिट अच्छा होता है। कस्टमर सर्विस में आता है, रिटेलर प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट, हैंडल कंप्लेन एंड ऑफर आफ्टर सेल सर्विस, यानी कस्टमर की सर्विस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई हमारे से, यानी हमारे से मतलब है रिटेलर से, कौन है, रिटेलर। मैं आपको इस प्रकार से समझाती हूँ सो दैट आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट ना लगे। अब आप ये मान के चलो कि रिटेलर के पास कोई सामान लेने आता है, ठीक है, और वो सामान लेकर चला जाता है और कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसका पेन खराब निकल गया, वट कुछ भी खराब निकल गया, अगली बार वो जाके उसको बदलने को बोले और वो ना बदले तो कस्टमर जो है उसके हाथ से चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्विस देना बहुत जरूरी है कि बाद में कोई दिक्कत आए तो उसको मैनेज करे। पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग आता है, रिटेलर फैसिलिटेट पेमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग फॉर कस्टमर्स, ठीक है। लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, यानी कि रिटेलर मैनेज लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू एंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, यानी अगर हम कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर करना है। ज्यादा लेट करेंगे, पैसे लेके बैठ जाएंगे, सामान नहीं देंगे, घटिया क्वालिटी का होगा तो दोबारा कस्टमर आना ही नहीं है। टाइप ऑफ रिटेलिंग की बात करूं तो 2 टाइप के होते हैं, वन इज स्टोर रिटेलिंग एंड सेकंड वन इज नॉन स्टोर रिटेलिंग, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ रिटेल, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर रिटेलर्स, यानी कि कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे रिटेल को, यानी कि द ग्रोथ ऑफ रिटेल, रिटेल जो ग्रोथ करता है ना उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है डेमोग्राफिक चेंजेस, डेमोग्राफिक मतलब होता है, डेमोग्राफिक में आता है चेंज इन पॉपुलेशन, जैसे सच एज किसी की एज में बदलाव है, इनकम में चेंज आता है, पहले 20,000 थी अब 25,000 हो गई, लाइफस्टाइल बहुत अपडेट हो गया है, रिटेल ग्रोथ इन्फ्लुएंस होगी, इससे ना डेमोग्राफिक चेंजेस, जिसकी वजह से क्या होता है रिटेल में ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। इनकम अच्छी होगी तो डेफिनेटली रिटेल में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक कंडीशन भी आता है इसका, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ, कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर इम्पैक्ट रिटेलर सेल, यानी कि अगर किसी कस्टमर की सेल पहले से किसी भी कस्टमर की सैलरी अगर बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो वो अच्छा सामान परचेज करेगा, ठीक है, जिससे रिटेल में ग्रोथ होएगी उसकी, वो ज्यादा स्पेंड कर पाएगा। टेक्नोलॉजी में आता है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, जैसे ई कॉमर्स, मोबाइल पेमेंट, डिजिटल मार्केटिंग हैज ट्रांसफॉर्म द रिटेल लैंडस्केप, यानी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है, यानी कि घर बैठे बैठे हम लोग पैसा कमा रहे हैं, यानी कि आपने अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, आप वहां से पैसा कमा रहे हो, ग्लोबली आप ट्रेड कर पा रहे हो। ग्लोबलाइजेशन इज हैज इंक्रीज कॉम्पिटिशन, इससे क्या हुआ है कि हमारा कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, ऑफरिंग कंज्यूमर अ वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। आज हम 2 प्रोडक्ट दिखा के कस्टमर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत सारी वेराइटी, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट, ये सब चीजें दिखानी पड़ती हैं। अगर हम ये सब नहीं दिखाएंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक है और वो कस्टमर हमसे नहीं लेगा, किसी दूसरे से जाके ले लेगा, ठीक है। और वही अगला सेम पॉइंट है जो मैं समझाती हूँ, उसका जस्ट अगला पॉइंट वही होता है। तो आपने ये समझ लिया, कंज्यूमर बिहेवियर भी बदल रहा है इसी वजह से, क्यों, क्योंकि डिमांड चेंज हो रही है, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन जो हैं ये सब भी हमें डील करने पड़ते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं रिटेलर के लिए, तो सबसे पहला आता है कंपटीशन, ये तो मस्ट है। आज आप सोचो कि पहले वाले रिटेलर में और आज के रिटेलर में क्या फर्क है। पहले वाला रिटेलर जो होता था वो अपने आप को भगवान समझता था, क्यों भगवान समझता था, क्योंकि उसे लगता था कि ज्यादा कंपटीशन नहीं है और पूरे एरिया के अंदर मेरी दुकान चलनी है, मैं ही कितने का बेचूं। अब कुछ प्रोडक्ट स्टेशनरी के मान के चलो, मैं स्टेशनरी का एग्जांपल कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग अपना स्टेशनरी का सामान लेने जाते रहते हो तो आपको पता है, ठीक है, और वो आप एग्जांपल रिलेट भी कर पाओगे। तो आपने देखा होगा पहले वाले जो थे वहां पे कंपटीशन काफी कम हुआ करता था, तो जो कुछ ऐसे जैसे कलर्स हैं या कुछ भी है, शीट है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर अगर प्राइस नहीं लिखा तो दुकानदार क्या करता है, कस्टमर के हिसाब से उसको बेच देता है, महंगा भी बेच सकता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी का जो चैलेंज है वो काफी ज्यादा है, पीक पे है। पीक पे क्यों है, क्योंकि आज कहाँ, पहले एक एरिया में एक शॉप हुआ करती थी, अब 4-4 दुकानें खुल रही हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अब वो जो रिटेलर अपने आप को भगवान समझता था, अब ऐसा नहीं है, अब कंज्यूमर को भगवान समझना है, अब उसके फायदे सोचने हैं, उसको खुश करना है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स आते हैं जो चैलेंजिंग है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने लग गया, पहले हम लोग कैश में काम करते थे, जो भी चाहिए कैश, आजकल तो हमें
कुछ भी 10 रुपए का, 5 रुपए का, इवन 1 रुपए का भी सामान कुछ चाहिए होता है ना, 5 रुपए का सामान भी चाहिए, तब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं क्योंकि हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आता है, रिटेलर मस्ट मैनेज कम्प्लेक्स सप्लाई चेन इफेक्टिवली इंश्योर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड टाइमली डिलीवरी। सप्लाई चेन भी हमारी बिल्कुल ढंग से मैनेज होनी चाहिए। अगर आज हम सामान लेट भेजेंगे तो हमसे कोई नहीं लेगा, दूसरे से ले लेगा, ठीक है। तो सही टाइम पे सही डिलीवरी करना और सही प्रोडक्ट रखना। सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन ये भी है, रिटेलर नीड्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर डेटा, यानी रिटेलर को जरूरत होती है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर डेटा, पर्टिकुलरली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में उसको रखना पड़ता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इसका फ्लो चार्ट बना हुआ आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रिटेलर कस्टमर बिहेवियर, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। ये क्वेश्चन में थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो इसको ठीक कर लेना। ये रहा कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, ये इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल फैक्टर के। तो यानी कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर, जो हमारा कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना वो किन फैक्टर पे निर्भर करता है, उसके शेप पे, दैट्स शेप द परचेजिंग पावर, जो कि उसके परचेजिंग डिसीजन पे भी निर्भर करता है। जैसे पर्सनल फैक्टर, एज भी डिपेंड करती है। आप कोई 60 साल का बूढ़ा आदमी है, वो क्या मतलब जो नए नए गैजेट्स आ रहे हैं या फिर जो नए नए ट्रेंड के कपड़े आ रहे हैं वो पहनने का शौक थोड़ी ना रह जाता है उस उम्र में। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं। पर्सनल फैक्टर, एज, लाइफ स्टेज हो गई, इनकम पे भी डिपेंड करता है। आपकी जितनी अच्छी इनकम होगी, आपका जो लाइफ स्टाइल है, इंटरेस्ट है, वो भी डिपेंड करता है। ये नहीं है कि अगर कई बार क्या होता है हमारे पास कोई बहुत अच्छी इनकम होती है लेकिन स्टिल वो उसको सिंपल रहना पसंद है, ज्यादा फैशन करना पसंद नहीं है, तो कंज्यूमर बिहेवियर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो सोशल फैक्टर में आता है फैमिली एंड रेफरेंस ग्रुप, सोशल क्लास, कल्चरल एंड सब कल्चर इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे किसी के कल्चर में अगर लगता है कि फेस्टिवल पे साड़ी पहननी है तो फिर वो कंज्यूमर के डिसीजन को, बाइंग बिहेवियर को चेंज कर देता है कि हाँ ये लेना है, ठीक है। मोटिवेशन एंड नीड्स, ठीक है, जो आजकल हम रील्स देख के, हमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर की जो हम रील देखते हैं उससे हम मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। कोई जिम कर रहा है, उसकी बॉडी बना रहा है तो उसको देख के हम भी जो है, हमारा भी मोटिवेशन आता है, हम भी सोचते हैं हम भी ये करें, ठीक है। लर्निंग एंड मेमोरी हो गया, ये सब पॉइंट्स आते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, ये सब आता है। मार्केटिंग मिक्स में आता है प्रोडक्ट फीचर एंड क्वालिटी, प्राइस, प्रमोशंस, ठीक है, कि हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, जितना ज्यादा प्रमोशन करेंगे, एड्स चलाएंगे, लोगों तक हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में पता चलेगा, उतनी ज्यादा सेल होगी, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्व करता है काफी सारे स्टेजेस। सबसे पहला आता है प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन। आपको पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना है। जो आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर रिकग्नाइज द नीड और प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड टू सोल्यूशन, कि उसको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। फिर वो इंफॉर्मेशन सर्च करता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये आती है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से समझो कि कोई भी, अगर आप अपने हिसाब से समझो कि आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है। बाइंग डिसीजन प्रोसेस कैसा होता है कि आप घर पे बैठे हो और आपको लगता है कि अब आपके जूते फट गए हैं या चोरी हो गए हैं, तो आपको क्या है, सबसे पहले एक प्रॉब्लम हुई है, एक नीड जागी है कि अब खराब हो गए हैं, फट गए, चोरी हो गए, वट कुछ भी हुआ, तो आपको लेने की इच्छा हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम हुई, नीड आई उस चीज की, फिर आप उसके ऊपर इंफॉर्मेशन सर्च करोगे कि ये प्रोडक्ट कौन सा ब्रांड का अच्छा है, कौन अच्छी सर्विस देता है, ये सब चीजें। फिर इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कि किसके ज्यादा बेनिफिट है, 3-4 ब्रांड निकाल लिए, पता कर लिए, ये सब पूछ लिया, फिर आपने सोचा चलो परचेज डिसीजन तक पहुंच गए, आपने वो परचेज कर लिया। उसके बाद आप पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आप सेटिस्फाई हुए या फिर डिससेटिस्फाई हो अपने सामान को लेके। ये उसका फ्लो चार्ट है, जरूर बना के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटजी, व्हाट आर द मैटर फॉर सेटिंग रिटेल प्राइस, यानी कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं, बाहरी फैक्टर हैं जो कि आपके प्राइस स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला आता है मार्केट डिमांड, लेवल ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजन। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा आती रहती है तो प्राइस बढ़ा दिया जाता है ताकि पीछे जो है शॉर्टेज ना हो। कंपटीशन भी डिपेंड करता है, अगर कंपटीशन हाई है तो प्राइसेस भी ऑलरेडी ज्यादा होंगे। इकोनॉमिक कंडीशन जैसे इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, इस पे भी निर्भर करता है हमारा प्राइसिंग की स्ट्रेटजी की कितना रखना है। गवर्नमेंट रेगुलेशन है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बायर सेलर कितने हैं, कितने में बेच रहे हैं, ये सब पॉइंट आते हैं। रिटेल प्राइस को सेट करने के लिए कुछ मेथड है। सबसे पहला आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट भी और उसके अंदर आपका क्या आता है, एडिंग अ मार्कअप, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ दो तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बन जाता है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, सेटिंग प्राइसिंग बेस्ड ऑन परसीव वैल्यू ऑफ द
प्रोडक्ट टू द कस्टमर, यानी ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, वैल्यू, ठीक है, समझ रहे हो, प्रोडक्ट। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, सेटिंग प्राइस है बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर पे निर्भर करता है कि आपका कॉम्पिटिटर 10 रुपए में दे रहा है, 15 में दे रहा है, तो आपको कितने में देना है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में होता है लो प्राइस टू एंटर अ न्यू मार्केट, नई मार्केट में घुसने के लिए कम प्राइस जो हम रखते हैं ना, ताकि हम मार्केट वैल्यू को गेन कर सके, तो वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, सेटिंग हाई प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, आप ज्यादा प्राइस रखते हो ताकि आप प्रॉफिट ज्यादा कमा पाओ, ठीक है, और नए नए प्रोडक्ट लेकर आओगे तो आराम से बिक जाएंगे। बंडल प्राइसिंग में होता है ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट एंड सर्विस एट डिस्काउंट प्राइस, बंडल बना दिया आपने, कॉम्बो बना दिया, डिस्काउंट प्राइस पे बेच दिया, उसे हम बंडल प्राइसिंग बोलते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में क्या होता है, सेटिंग प्राइसेस दैट टेक इनटू अकाउंट कंज्यूमर साइकोलॉजी सच एज प्राइसिंग प्रोडक्ट एट $9.99 इंस्टीड ऑफ ₹10, जैसे ये होता है ना, ट्रैक करने के लिए होता है, 10 रुपए ना रख के 9.99 रख दिया, या 99 रख दिया, 89 रख दिया, ऐसे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा, व्हाट आर द रोल्स इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्लानिंग, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्ले। तो सबसे पहले आता है हमारा एपी, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्लानिंग आर ऑल्सो नोन एज स्टोर एटमॉस्फेरिक, रेफर्स टू डिजाइन एंड क्रिएशन ऑफ रिटेल इन्वायरमेंट, जो आपका रिटेल इन्वायरमेंट है, वातावरण जो है, उसको डिजाइन करना और क्रिएट करना, दैट इन्फ्लुएंस कस्टमर बिहेवियर, और आपको ऐसा वातावरण बनाना है, ऐसा डिजाइन क्रिएट करना है, ऐसे क्रिएट करना है उस वातावरण को, सो दैट आपका कस्टमर का जो बिहेवियर है ना, वो चेंज हो जाए और आपका सामान खरीदने को वो बिल्कुल तैयार हो जाए, इनहांस हो जाएगी शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है, वो ले ही आपकी शॉप से आके, ठीक है। क्रिएटिव इंप्रेसिव एक्सपीरियंस, एटमॉस्फेरिक प्लानिंग हेल्प क्रिएट अ एंगेजिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर, कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। डिजाइन स्टोर, आपको अपने अपने स्टोर को बहुत अच्छा वातावरण, बिहेवियर देना है, अच्छे से बात करनी है, अच्छे से प्रोडक्ट शो करने हैं, ब्रांड आइडेंटिटी को बिल्ड करना है, अच्छी अच्छी वैल्यूज बतानी है, कस्टमर के सेटिस्फाई करना है उसको, कि अगर आज उसको कोई सामान अच्छा नहीं मिला तो कल जब वो आए तो आप उसको एक्सचेंज करके उसको खुश करके भेजो, ना कि ये बोलो कि ये तो वापिस ही नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं बोलना, ठीक है, इस तरीके से है। तो नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्ले में आता है लाइटनिंग, आपका जो शॉप है, जो रिटेलर है, आप ये समझो कि पूरी, जब भी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो रिटेलर के बारे में बात कर रही हूँ ज्यादातर, ठीक है, मतलब डिस्प्ले की बात तो उसमें ही होगी ना, कि रिटेलर ही करेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, कलर, कलर में आता है आपका प्रोडक्ट का कलर, ब्रांड आइडेंटिटी अच्छी होनी चाहिए, फर्नीचर वगैरह जो है वो आपका काफी अच्छा होना चाहिए, सो दैट सोफा वगैरह लगा हो या जो भी आपका है, आके कोई बैठे, ये सब चीजें होनी चाहिए। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन काफी अच्छा होना चाहिए, आपके सेल्स बने होने चाहिए, रैक बने हुए होने चाहिए जिसमें साफ दिखाई दे, ठीक है, उसमें मिरर लगा हुआ होना चाहिए। विंडो डिस्प्ले, जो कि आपके कस्टमर के प्रोडक्ट जो है अच्छा इंपैक्ट डाले। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन रिटेलिंग, व्हाट आर द परफॉर्मेंस मेजर एंड ऑडिट इन रिटेल, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है ना, वो रिटेलिंग में क्या रोल है। तो आप सोचेंगे कि मैम रिटेलिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम है, तो देखो भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, पैसों का मैनेजमेंट करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये किसको करना पड़ेगा, कस्टमर तो इन सब बातों पे सोचेगा नहीं है, पूरी बुक जो बनी हुई है वो कंज्यूमर को, कंज्यूमर यानी कस्टमर को भगवान समझा गया, और जो सारा काम समझने का है वो रिटेलर का है, आप इस प्रकार से समझो तो आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ये समझने का है कि जो आपका यहाँ पे रिटेलर है, सारे काम उसी को करने हैं, सो दैट कंज्यूमर जो है वो खुश हो जाए, ठीक है, खुश हो जाए बिल्कुल। तो ये चीज है, तो रिटेलर को क्या क्या यहाँ पर करना पड़ता है, पैसों को मैनेज भी करना है, सारा पैसा तो वो नहीं लगा सकता अपनी दुकान में, बजटिंग करनी पड़ती है, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, प्लान बनाने पड़ते हैं कि कौन सा संसाधन लगाना है, कितना सामान लाना है, ज्यादा तो नहीं लाना, फाइनेंशियल एनालाइज करने पड़ते हैं, पैसों का डेटा बनाना पड़ता है, आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, की वो और किस एरिया में ज्यादा अच्छा कर सकता है, कैश फ्लो मैनेजमेंट, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना लिक्विडिटी होगी, ये सारी इन्वेंट्री मैनेज करना सही तरीके से, स्टॉक लेवल है, वेस्टेज कम से कम करना, प्रॉफिट ज्यादा करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मदद करता है रिटेलर को कि वो अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन सही टाइम पे ले। अगर वो नए स्टोर में इन्वेस्ट कर रहा है तो पहले से देख ले कि प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ, इस एरिया में चलेगा नहीं चलेगा, क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या टेक्नोलॉजी, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है परफॉर्मेंस मेजर इन रिटेलिंग, अगर आपको अपनी रिटेलिंग में परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि कैसा चल रहा है काम, तो आप क्या करो, सेल ग्रोथ को चेक करो कि सेल ओवर टाइम इंक्रीज हुई है नहीं हुई, अगर पिछले साल प्रॉफिट 50 का था तो इस बार कितना हुआ, 50 से ज्यादा है या 50 से कम है, 50 से कम है तो ज्यादा मेहनत करो, 50
से, सॉरी 50 से अगर कम है, जैसे लेट सपोज पिछले साल प्रॉफिट हुआ 50,000 का, तो 50,000 से कम की अगर सेल है आपकी इस साल, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वेस्टेज को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा। अगर 50 से ज्यादा प्रॉफिट है तो और आगे बढ़ाना है, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना है, ग्रोथ मार्जिन लेकर आना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, आरओआई जो है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो आपकी एसेट्स पे पता चलता है, आपकी प्रॉपर्टी पे, इन्वेंट्री टर्नओवर है, ये सारी चीजें हैं। ऑडिट इन रिटेलिंग की बात करूं तो जैसे आपकी रिटेलिंग है, रिटेलिंग में क्या आता है, ऑडिट, ऑडिट की जरूरत होती है, अपने यहाँ पे सब चेक करना पड़ता है, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करना, आपके एरिया में इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, या रिटेलर बस काम करी जा रहा है, पैसा लगाई जा रहा है और कुछ फायदा हो नहीं रहा, तो फाइनेंशियल ऑडिट होना बहुत जरूरी है। एक ऑपरेशनल ऑडिट होता है, कंप्लाइंस होता है, एक इन्वेंट्री होता है। फाइनेंशियल में क्या होता है, आपके पैसे के खाते के चेक होते हैं, एक्यूरेसी चेक होती है ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑपरेशनल ऑडिट में क्या होता है कि आपके ऑपरेशनल ऑडिट इन्वॉल्व करते हैं जिसमें बिजनेस प्रोसेस, जिसमें आपका पता लगाया जाता है एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कि किस में हमें इंप्रूवमेंट करनी है, किस में अपने ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करना है। कंप्लाइंस ऑडिट में आता है कि अ कंप्लाइंस ऑडिट इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट द रिटेलर इज कंप्लाइंग विद रिलेवेंट लॉ रेगुलेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बस कुछ भी काम कर रहा है, कानून के खिलाफ जाके काम कर रहा है, वो भी नहीं। इन्वेंट्री ऑडिट होना जरूरी है कि आपके इन्वेंट्री के लेवल, जो आपके यहाँ पे जो सामान स्टॉक पड़ा है उसके एक्यूरेसी भी वेरीफाई होनी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन बेनिफिट ऑफ जीएसटी ऑफ रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर में जीएसटी का क्या काम है, कौन सी टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ती है हमारे टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में। तो सबसे पहले जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो कि न्यूमरस बेनिफिट देता है आपके रिटेल सेक्टर को। सबसे पहला आता है कंप्लाइंस बर्डन रिड्यूस होता है, जीएसटी सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लाइंस बाय डिजिटाइजिंग एंड सेंट्रलाइजिंग द प्रोसेस, रिड्यूसिंग पेपर वर्क, ये हमारे पेपर वर्क को कम कर देता है। कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, जीएसटी रिड्यूस करता है ओवरऑल टैक्स बर्डन को बाय रिप्लेसिंग मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटा करके वन नेशन वन टैक्स जो आया, उससे पेपर वर्क बच गया, ठीक है, कम हो गया, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ गई, कैश फ्लो भी इंप्रूव हो गया। इससे आईटीसी है ना, आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है, रिटेलर तो कंज्यूमर से ले लेता है तो क्लेम हो जाता है। ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट आता है नीड फॉर टेक्नोलॉजी इन जीएसटी कंप्लायंस, यानी कि ऑटोमेट टैक्स कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आप अपने यहाँ पर एरर्स को पकड़ सकते हो, जीएसटी फाइलिंग टाइम टू टाइम करनी चाहिए जिससे हम बाद में क्लेम कर सकते हैं आईटीसी। सप्लाई चेन एफिशिएंसी इनहांस होती है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है विजिबिलिटी, और हम अपनी इन्वेंट्री लेवल को ट्रैक कर सकते हैं, शिपमेंट रिटर्न मोर इफेक्टिवली, कि आप और भी काम इस पे कर सकते हो। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करता है टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में, सबसे पहला आता है स्केबिलिटी, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस तरीके से दिखाती है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटेलर, कि अगर रिटेलर ने कुछ इन्वेस्ट किया है तो अच्छा खासा रिटर्न मिले, सिक्योरिटी भी रहती है इसके अंदर, इंटीग्रेशन भी रहता है, ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग, व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन, क्या अच्छाई क्या बुराई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग की। फ्रेंचाइजिंग इज अ बिजनेस मॉडल वेयर अ फ्रेंचाइजर ग्रांट अ लाइसेंस टू अ फ्रेंचाइजी टू ऑपरेट अ बिजनेस यूजिंग द फ्रेंचाइजर ब्रांड प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसका बेस्ट एग्जांपल है डोमिनोज मैकडोनल्ड्स। अगर किसी को बिजनेस खोलना है लेकिन उसको लगता है कि मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो वो क्या करेगा, फ्रेंचाइजी ले लेगा, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है कि नाम गुडविल सब बना हुआ है, बस पैसा दो और एक सेटअप कर लो और सेल आएगी आएगी। जैसे मैकडोनल्ड्स की आपने फ्रेंचाइजी 3-4 करोड़ की ले ली और उसके बाद आप अपना चला रहे हो और मस्त अपना पैसे कमा रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग है, फ्रेंचाइजिंग है, बिजनेस फॉर्मेट है, मास्टर फ्रेंचाइजिंग है। इस प्रकार से ये कुछ तरह तरह की हैं जिसमें प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप राइट टू सेल इट्स प्रोडक्ट, आप उनके प्रोडक्ट बेच सकते हो। बिजनेस फॉर्मेट में क्या होता है कि आप वो कंप्लीट सिस्टम बताते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। अब जैसे बर्गर है, आप बर्गर का सामान पूरा देख लो एक बारी मैकडी का, तब भी आप सेम नहीं बना सकते क्योंकि आपको फ्रेंचाइजी लेनी होगी, सो दैट ही आप बना सकते हो, ठीक है। और फ्रेंचाइजिंग के कुछ फायदे हैं, ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ हुआ है, आपको मेहनत की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिलता है पीछे से, बिजनेस मॉडल आपका प्रूव हुआ हुआ है, टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी टेस्टेड है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो होता है, लार्ज स्केल पे आप काम कर सकते हो। इसकी कुछ बुराइयां हाँ है ना, सबसे पहले लॉस ऑफ कंट्रोल, आपका फुल कंट्रोल यहाँ नहीं रहता, आपको अपने रूल्स रेगुलेशन जो बताए गए हैं, जो स्ट्रैटेजी बताई है बर्गर बनाने की वैसे ही बनाना पड़ेगा। फीस एंड लॉयल्टी आपको पे करनी होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप अपने बिजनेस में कर सकते हो लेकिन उसके फिर घाटे हैं, टाइम लगता है उसको चलाने में। ई टेलिंग में क्या होता है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, ठीक है, ज्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं है ये, छोटा सा ही है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। ई टेलिंग में आता है रेफर्स टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल के द्वारा इसको जो है अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, सच एज ऑनलाइन स्टोर, मोबाइल ऐप। आप ई टेलिंग में देख सकते हो जैसे वाइडर रीच होती है, आप घर बैठे बैठे अपना सामान किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट में बेच देते हो, लोअर कॉस्ट होती है,
कोई रेंट नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, घर में ही सामान स्टोर कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी काफी इंक्रीज होती है, प्राइसिंग जो ऑफर करना है कर सकते हो। बुराई क्या, टेक्निकल इश्यू आ गया तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी, पेमेंट प्रोसेस में एरर आ जाएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं, कस्टमर का डेटा वगैरह लीक हो सकता है, पर्सनल इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड होता है, हमें यही नहीं पता कौन सा कस्टमर है जो हमसे सामान खरीद रहा है। ये कुछ बना हुआ फ्लो चार्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग एथिक्स इन बिजनेस। एथिक्स मतलब समझते हो मोरल वैल्यूज जो होती हैं। बिजनेस एथिक रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू दैट गाइड अ कंपनी बिहेवियर। ये हमारे को जो आपका ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग है उसमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कस्टमर तो भगवान का रूप है, ठीक है, और आपको कस्टमर के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, आपको अपने मोरल प्रिंसिपल वैल्यू ये सब पता होनी चाहिए। कंपनी का एक बिहेवियर है एक तरीके का, डिसीजन मेकिंग, इट इन्वॉल्व कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी करोगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर सकता, रिटेलर ज्यादा लंबे समय तक रिटेलर बन के नहीं रह सकता। स्टेक होल्डर है जिसमें क्या क्या आता है, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, वाइडर कम्युनिटी आती है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट को लेके ऑनेस्ट रहना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है बिजनेस डीलिंग में, धोखाधड़ी नहीं करनी। अगर आप ज्यादा धोखा करोगे, ज्यादा पैसा कमाओगे तो फिर दोबारा नहीं कमा पाओगे। फेयरनेस रहना चाहिए, जस्टिस, आपको अपने कस्टमर को फेयरली चीजें बतानी है, उनको ट्रीट करना है बिल्कुल अपने तरीके से, रिस्पेक्ट करनी है स्टेक होल्डर की, ठीक है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारियां बनती है वो सब बताना है। मैनेजिंग एथिक्स इन बिजनेस के फायदे क्या है, रेपुटेशन इनहांस होती है। अगर आप किसी कस्टमर से, हर कस्टमर से अच्छे से बात करोगे, हर एक चीज को क्लैरिफाई करोगे तो रेपुटेशन इनहांस होगी, वो 2 कस्टमर और लेकर आएगा। लेकिन आप अगर उससे अच्छे से बात नहीं करोगे तो वो 2 कस्टमर को और बताएगा, जो आने वाले हैं वो भी नहीं आने वाले। कस्टमर की लॉयल्टी भी बढ़ती है इससे, उसे लगता है कि हाँ ये गलत सामान नहीं देंगे, दोबारा इसी की शॉप पे जाना है, इसी रिटेलर की शॉप पे जाना है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ता है, रिस्क कम होता है, बेटर डिसीजन होती है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहती है कि आप लंबे समय तक चीजें कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस का, बस यही डिफरेंस रह गया, उसके बाद आपका काम खत्म। बायर एंड कंज्यूमर, कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर कौन होता है, जो गुड्स को खरीदता है, और कंज्यूमर जो एंड यूजर होता है, जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। कस्टमर में आता है कि वो बाइंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, जबकि कंज्यूमर में आता है टिपिकली नॉट इन्वॉल्व इन द बाइंग प्रोसेस, वो बाइंग प्रोसेस में नहीं रहता, बस वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेता है। पेमेंट में क्या होता है, मेक द परचेज एंड पे, वो खरीदता है और पैसे देता है। और हो सकता है कि यहाँ पर कंज्यूमर में क्या होता है कि सामान कोई और लेकर आया है और कंज्यूम कोई और कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी आपके लिए कुछ सामान लेकर आई, तो वो क्या थी, कस्टमर थी उस टाइम पे, लेकिन आप जो है उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आप कंज्यूमर हो। तो इस तरीके से है। उसके बाद नेशनल ब्रांड एंड प्राइवेट ब्रांड। नेशनल नाम से क्लियर है, ओनरशिप मैन्युफैक्चर के हाथ में होती है, प्राइवेट ब्रांड में रिटेलर आता है। नेशनल ब्रांड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल लेवल पे होता है, और प्राइवेट ब्रांड में क्या होता है, जैसे रिटेलर तो लिमिटेड स्टोर होता है ना, छोटा मोटा स्टोर होता है। प्राइसिंग जो होता है वो नेशनल ब्रांड में टिपिकली हायर होता है और रिटेलर में कम होता है, इस प्रकार से ये रहता है। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो इन दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स मतलब मोरल वैल्यूज, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड मोरल बाय व्हिच अ कंपनी मेक डिसीजन अबाउट द व्हाट इज राइट और रॉन्ग। हर एक कंपनी को पता होता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसको कोई किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ कस्टमर को धोखा देना है या नहीं देना, ये उसको खुद पता है। यानी कि कंपनी को अपनी मोरल वैल्यूज पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन हाउ डिसीजन आर मेड, किस पे वैल्यू पे फोकस करना है, ठीक है। पब्लिकली कौन सी चीज डिस्क्लोज करनी है, ये सारी चीजें कोड ऑफ एथिक्स में आती हैं। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में एक सेट होता है जिसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं और एक्सप्लेन किया जाता है उसको एप्रोप्रिएट बिहेवियर इन स्पेसिफिक सिचुएशन की, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या बिहेवियर जो है वो रहना चाहिए। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट में प्रॉपर रहता है, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। डिक्टेट हाउ एम्प्लॉय मस्ट एक्ट, कि एम्प्लॉय को किस तरीके से एक्ट करना है, रूल्स पे फोकस करना होता है, ठीक है। यूजली ओनली एसेसेबल टू एम्प्लॉइज। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन के क्या क्या स्टेजेस हैं, ये मैं ऑलरेडी ऊपर करा चुकी हूँ, सेम वही है कि पहले क्या करना होता है, पहले आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज होती है। मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया ना शूज का। तो अब आता है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑन रिटेलिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द रिटेल सेक्टर। न्यूमरस चेंजेस एंड बेनिफिट देखने को मिले, यानी कि जो आपका लिबरलाइजेशन है, एलपीजी, जो एलपीजी पिलर्स थे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस आए, जिसमें क्या था, बैरियर्स को हटाया गया था, सो दैट जो है लाइसेंसिंग हटाई गई थी मेन, जिसकी वजह से हम लोग रिटेलर्स आगे आ पाए थे और काम कर पाए थे। तो इससे कंपटीशन बढ़ा, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हुआ क्योंकि लाइसेंसिंग हट गई थी,
कम कर दी गई थी, तो इससे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी कम हो गया, फॉरेन प्लेयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आए, इससे कंपटीशन बढ़ा, इनोवेशन हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, यानी कि लिबरलाइजेशन ने अट्रैक्ट कर लिया एफडीआई को, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, जिससे न्यू टेक्नोलॉजी आई बिजनेस की प्रैक्टिसेस में, कैपिटल आई, सप्लाई चेन बढ़ गई, कस्टमर चॉइस भी इंप्रूव हुई, क्योंकि जितने ज्यादा यहाँ पर हमारे रिटेलर्स आए या जो भी हमारा यहाँ कंपटीशन बढ़ा, सो दैट हमारे प्रोडक्ट में भी एडवांसमेंट आई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि लिबरलाइजेशन फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को हमने हायर करा, ठीक है। इस प्रकार से प्रोडक्टिविटी भी गेन देखने को मिला, ठीक है। 10% इंक्रीज इन फॉरेन चेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द सेल्स सॉफ्टवेयर। सेल्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेल्स सॉफ्टवेयर एक डिजिटल एप्लीकेशन है जो कि डिजाइन किया गया है, जिसमें चीजों को सिंप्लीफाई किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और स्ट्रीमलाइन द सेलिंग प्रोसेस, फिर उसके बाद उसको बेचा जाता है। जैसे कि लीड ट्रैकिंग एंड न्यूट्रिंग, जिसमें आता है कि आपको मैनेज करना है लीड को इफेक्टिवली, ताकि आपकी जो सेल्स है वो बढ़ जाए। सेल्स पाइपलाइन विजुअलाइजेशन, ठीक है, आपको अपने प्रोग्रेस को क्या करना है, ट्रैक करना है, आइडेंटिफाई करना है, डील को मैनेज करना है, रिपोर्ट बनानी है, ऑटोमेशन करना है, एंड एआई ड्राइवन इनसाइट, जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। हम काफी सारी चीजों की मदद ले रहे हैं ना एआई की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी आप यूट्यूब पे देखोगे काफी सारी जो गवर्नमेंट की जो क्लासेस चलती हैं, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो उसमें क्या है, एआई के द्वारा कुछ क्वेश्चन पेपर सेट किए गए हैं, ठीक है, वो तक इतनी एडवांसमेंट आ रही है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। सेल सॉफ्टवेयर के टाइप क्या है? पहला आता है सेल, सीआरएम, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें कस्टमर इंटरेक्शन होता है और उसको मैनेज किया जाता है। सेल्स हो गया सेल्स एनेबलमेंट, यानी प्रोवाइड सेल्स टीम विद द कंटेंट एंड इनसाइट दे नीड टू सेल इफेक्टिवली, कि हम अपने सेल्स टीम को बताते हैं ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे करो, सो दैट सेल अच्छी हो। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, यानी कस्टमर एंड सप्लाई का एग्रीमेंट हो जाए, सही से मैनेजमेंट हो जाए। ई सिग्नेचर सॉफ्टवेयर जो आजकल चल रहे हैं डिजिटली जो होते हैं, ये सब आता है। पॉपुलर सेल्स सॉफ्टवेयर ऑप्शन कौन कौन से हैं? जोहो सीआरएम है, पाइप डिवाइडर है, टॉल्कडेस्क है, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर है। ये इस तरीके से कुछ सेल्स के सॉफ्टवेयर ऑप्शंस हैं जो काफी पॉपुलर है। ज्यादातर तो यहाँ पर जो सबसे पहला आता है वो एआई ड्रिवन इनसाइट्स है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर नॉन स्टोर रिटेलिंग। अब आता है नॉन स्टोर रिटेलिंग, जो नॉन स्टोर होते हैं, यानी कि वो फिजिकल स्टोर नहीं है, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। ई टेलिंग, ऑनलाइन टेलिंग, ई कॉमर्स, मोबाइल प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग जो आप कहीं भी बैठ के करते हो। टेली मार्केटिंग में क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है वो सेल होता है फोन के द्वारा। डायरेक्ट मार्केटिंग में जैसे मेल और ईमेल के, सोशल मीडिया के द्वारा जो हम बेचते हैं सामान। ऑटोमेटिक वेंडिंग में आपको पता ही है, जो मशीनें लगी होती हैं मेट्रो स्टेशन पे, आपको टोकन डालो, कोक और पेप्सी हो गई, और वो जब चिप्स के पैकेट्स आ जाते हैं, वो सब आता है वेंडिंग मशीन के द्वारा। कैटलॉग में जैसे ऑरिफ्लेम, लैक्मे के जो कैटलॉग्स बने हैं उसके द्वारा होता है। इस प्रकार से नॉन स्टोर रिटेलिंग के कुछ फायदे हैं, हाँ है ना, कन्वीनियंस है, घर बैठे बैठे आप कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है कंज्यूमर को, घर बैठे बैठे सामान ऑर्डर करो, घर बैठे बैठे पैसे दे दो, घर बैठे बैठे सर्विस मिल जाएगी, सारे फायदे ही फायदे हैं। आप इस तरीके से इसका डायग्राम बना के आ सकते हो। नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट है, ठीक है, जो रिपीटेड होंगे वो मैं इग्नोर कर दूंगी, ठीक है, जो हम मतलब ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है, वैसे तो छोटे छोटे ही हैं, चेन स्टोर इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर चेन स्टोर जो चल रहा है, मल्टीपल रिटेल आउटलेट चल रहे हैं, जैसे सिंगल ब्रांड के, एक सिंगल ब्रांड है और उसके अलग अलग स्टोर्स बने हुए हैं, ठीक है। सोर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, सोर्स प्रोसेस, यानी कि चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं, फिर सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है मार्केट रिसर्च की जाती है, सप्लायर इवैल्यूएशन किया जाता है, फिर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट होता है, यानी मार्केट की रिसर्च करी जाती है, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं बढ़िया तरीके से। कंपैरेटिवली इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, कि हमें अपना जो रिटेलर होता है वो अपना सप्लायर बढ़िया से कैसे ढूंढ पाता है, सिलेक्ट कैसे कर पाता है, जो उसको सही टाइम पे डिलीवरी कर दे और जो आगे के लिए सामान उधारी पे दे दे, सही प्रोडक्ट दे, तो रिटेलर उसी को चूज करता है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड श्रिंकेज में आता है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट इन स्टोर, इस तरीके से प्रेजेंट करो कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए और आपकी सेल बढ़ जाए, ठीक है। और अगर आपकी श्रिंकेज में होता है, श्रिंकेज रेफर्स टू द लॉस ऑफ इन्वेंट्री, श्रिंकेज नाम से ही क्लियर है, श्रिंक यानी कि आपकी इन्वेंट्री लॉस हो रही है, यानी कि या चोरी, डैमेज, एरर आ रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा सामान कम हो रहा है। स्टोर स्पेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको अपने यहाँ पे रिटेल जो होता है, रिटेलर जो होता है वो अपने सेल को बढ़ाने के लिए, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए स्टोर स्पेस को मैनेज करता रहता है, जैसे स्टोर लेआउट डिजाइन बनाना, प्रोडक्ट प्लेसमेंट करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, ये सब आता है।
शॉप मैनेजमेंट नाम से क्लियर है, डे टू डे को मैनेज करता है वो रिटेल स्टोर, जिसमें कि आपके स्टाफ की मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स प्रमोशन ये सब आता है। लिबरलाइजेशन ऊपर बता दिया, सिक्योरिटी एक्सपेक्ट भी बता दिए। रूरल मार्केट क्या होता है, जो आपकी गांव की मार्केट है वो किस प्रकार से है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी लिमिटेड है, पॉपुलेशन भी डिसअपेयर्ड है, यूनिक कस्टमर बिहेवियर होता है, काफी हाई फाई नहीं होता, कम प्रोडक्ट भी दिखाओगे तब भी काम चल जाता है। रिटेल इंडस्ट्री के कैरियर्स क्या हैं, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिलती है, मर्चेंडाइजिंग, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक में। एंड रिटेल कैरियर रिक्वायर स्किल सच एज कस्टमर सर्विस, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ये सारे कैरियर्स आते हैं इसके अंदर। रिटेल इंडस्ट्री लीगल एक्ट्स कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है द रिटेल इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू वेरियस लीगल एक्ट्स ऑन रेगुलेशन इंक्लूडिंग लॉज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमें अपने कस्टमर को प्रोटेक्शन में भी देना है, मतलब प्रोटेक्ट करना है, उसको एम्प्लॉयमेंट भी देना है कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी सोसाइटी का कोई पर्सन है तो उसको अपने यहाँ पे अंडर में काम में रख लिया, इस तरीके से। तो आई होप आपको क्लियर है। तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे पीडीएफ जो है डिस्कस किया गैस पेपर का, तो आप वन शॉट और ये गैस पेपर डिस्कशन 2025 के लिए प्रिपेयर कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।